हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में चंद इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के सब क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। हमने ब्रीफली उनके बारे में बात किया और हमने इंडिया में किस तरीके के फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स देखने को मिलेंगे उसके बारे में भी बात किया। और आज के इस चैप्टर में हम उसी सब्जेक्ट को जो है कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और भी चंद इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या हैं, एनवायरमेंटल जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं और भी किस तरीके के क्लासिफिकेशंस वगैरह जो है हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। इन सभी के बारे में आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो इशू है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से रिलेटेड है, वो है डिफॉरेस्टेशन। आप सभी को पता है कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, लेकिन स्पेसिफिकली हम इसका डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग, यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक एक कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर हमें कोई भी एक प्लान नहीं है, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से जो है ट्रीज़ को हम काट रहे हैं, यानी कि अनगिनत ट्रीज़ को जो है हम कट करते जा रहे हैं, फेलिंग ऑफ ट्रीज़ जिसे हम कहते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का माना जो अर्बन जो सेंटर्स सिटीज़ वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर जो रूरल एरियाज़ में जाकर जो माइग्रेंट्स वहाँ पर बसते हैं, या फिर आमतौर पर भी जो अर्बन एरियाज़ में जो तादाद बढ़ती है जिसकी वजह से एरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो आसपास के जितने भी फॉरेस्ट वगैरह होते हैं उन्हें क्लियर करते हैं ताकि उस सिटी के एरिया को बढ़ा सके, तो उसे अर्बनाइजेशन कहेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, नए नए जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी फॉरेस्ट वगैरह काटे जाते हैं। माइनिंग ऑपरेशंस, जो अंडरग्राउंड माइंस वगैरह होते हैं या फिर माउंटेन वगैरह रीजन्स में भी जो है हमें अच्छे खासे माइंस देखने को मिलते हैं, मिनरल वहाँ पर से भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो उस माइनिंग ऑपरेशंस के लिए भी फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है। एंड यूज़ ऑफ वुड फॉर डोमेस्टिक एंड अदर पर्पसेस, तो वुड भी फ्यूल की तरह भी वुड को हम इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक के लिए हो या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए हो, तो वुड की ज़रूरत के लिए भी जो है हम ट्रीज़ को जो है काटते हैं। दे हैव कॉज्ड हेवी डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये सभी जो जितने भी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, इन सभी की वजह से फॉरेस्ट का जो एरिया है वो बहुत ही बुरी तरीके से डिप्लीट हुआ है। तो इसी एक फिनोमेना को हम डिफॉरेस्टेशन कहेंगे, यानी कि फॉरेस्टों को ख़त्म करना। कॉजेस कई हो सकते हैं, चंद इंपॉर्टेंट कॉजेस जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन भी से कहा जाता है। एक स्पेसिफिक एरिया में जो है क्रॉप्स वगैरह का जो कल्टीवेशन होता है और वहाँ पर सीजन होने के बाद उस पूरे एरिया को जला दिया जाता है और दूसरे एरिया में जो है माइग्रेट होते हैं। ज़्यादातर ट्राइबल एरिया में हमें इस तरीके के कल्टीवेशन टाइप्स देखने को मिलेंगे, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से भी जो है डिफॉरेस्टेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, जाहिर सी बात है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है अंडरटेक करते हैं, तो उसके लिए स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है, तो फॉरेस्ट की ही खराबी आती है ऐसे वक्त में। फ्यूल रिक्वायरमेंट्स, जो कोई भी रॉ मटेरियल्स वगैरह, वुड वगैरह की जो हम बात करते हैं, टिम्बर हो या अलग अलग इस तरीके के वुड या फिर रॉ मटेरियल्स है, वो भी फॉरेस्ट से ही आते हैं। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट जैसे कि अभी हमने कहा, फ्यूल रिक्वायरमेंट यानी कि डोमेस्टिक फ्यूल पर्पस के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। कई इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल भी है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के अलग अलग प्रोडक्ट्स। अर्बनाइजेशन, अर्बन सेंटर्स बढ़ रहे हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, उन्हें क्वालिटी देने के लिए और उन्हें स्पेस प्रोवाइड करने के लिए भी फॉरेस्टों को जो है काटा जा रहा है। तो ये चंद कॉजेस हैं डिफॉरेस्टेशन के। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, हमने पिछले चैप्टर में फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, यानी कि फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो बड़े बड़े ट्रीज वगैरह होते हैं, वहाँ पर अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर होते हैं, लेकिन जब हम ग्रासलैंड्स कहते हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज जो है वो देखने को नहीं मिलते। इस तरीके का ग्रासेस जो है या फिर ग्रास जो है वहाँ पर उगती है। ये ज़्यादातर ग्रास इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो ज़्यादातर एनिमल लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हम हर्बीवोरस एनिमल्स को देखते हैं वो इसी तरीके के ग्रासलैंड्स पर ज़्यादातर डिपेंड करते हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगेन कई ऐसे हमें क्लासिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, लेकिन मेजरली चंद इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहला वो है सेमी एरिड जोन। इंडिया में अगर हम एग्जांपल दे सकें तो राजस्थान का एरिया, थार का जो डेजर्ट है, नॉर्थर्न गुजरात के साइड जहाँ पर हमें कंटिन्यूस रेनफॉल प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलता, तो वहाँ पर सेमी एरिड जोन वहाँ पर हम कहते हैं। इस तरीके के वहाँ पर लश ग्रीन इकोसिस्टम ग्रासलैंड जो है हमें वहाँ पर देखने को ज़्यादातर नहीं मिलते। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है ड्राई सब ह्यूमिड जोन। यहाँ पर थोड़ा बहुत ड्राइनेस होता है, वार्मथ वहाँ पर होती है, लेकिन वहाँ पर अबंडेंट रेनफॉल भी जो है हमें देखने को मिलता है। बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम कह सकें तो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो है वो ड्राई सब ह्यूमिड जोन है, और दुनिया भर में भी सबसे ज़्यादा मेजर अगर हम कह सकें तो 47% जो ग्रासलैंड्स हैं वो इसी तरीके के ड्राई सब ह्यूमिड जोन्स ही हैं।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन। यहाँ पर हमें मॉइस्ट जो है वो नेचर देखने को मिलता है, ड्राई नहीं होता। बेस्ट एग्जांपल देख कह सकें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम देख सकते हैं ज़्यादातर मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन हमें देखने को मिलेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स का जो जितना भी रीजन है वो सभी मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन का ही एक ग्रासलैंड्स अगर हम कह सकें। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रासलैंड हमें देखने को मिलता है वो है ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स, यानी कि माउंटेनियस रीजन में जो कोई भी इंपॉर्टेंट हमें ग्रासलैंड्स वगैरह वहाँ पर देखने को मिलता है, वहाँ पर इस तरीके का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। मैं अगेन आपसे रिकमेंड करूँगा कि जब आप एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर करें तो स्पेसिफिकली इन सभी के बारे में आप जो है नोट्स वगैरह बना लें। आप जानने की कोशिश करें कि सेमी एरिड जोन में रेनफॉल्स कितने होते हैं, वहाँ पर किस तरीके के एनिमल लाइफ वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके के प्लांट्स वगैरह जो है वहाँ पर, या फिर प्लांट ट्रीज वगैरह जो है वहाँ पर उनकी ग्रोथ पॉसिबल है, इन सभी के बारे में आप वहां पर पढ़ सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है डेजर्ट इकोसिस्टम। हमने फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखा, हमने ग्रासलैंड्स देखा, अब आइए डेजर्ट के बारे में देखते हैं, क्योंकि डेजर्ट में भी जो है डेजर्ट का भी जो है एक इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है बहुत ज़रूरी। तो डेजर्ट्स में भी जो है दो किस्म के हमें इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं, एक तो कोल्ड डेजर्ट्स, दूसरा जो है हॉट डेजर्ट्स। तो कोल्ड डेजर्ट्स में जो है ज़्यादातर बर्फ वगैरह होती है, अंटार्कटिक डेजर्ट, आर्कटिक डेजर्ट, अल्पाइन टंड्रा एंड रॉकलेस। और बेस्ट एग्जांपल इंडिया में दे सकें तो लद्दाख का रीजन जो है वो कोल्ड डेजर्ट ही माना जाएगा, एक्सट्रीम कोल्ड जो है वहाँ पर होती है। एंड हॉट डेजर्ट्स अगेन सहारा डेजर्ट, कलाहारी डेजर्ट, इंडिया में अगेन थार डेजर्ट जो है राजस्थान में वो हॉट डेजर्ट है। यहाँ पर जो वेजिटेशन वगैरह होता है वो बहुत ही थॉर्नी होता है, कैक्टस वगैरह जैसे प्लांट्स जो है यहाँ पर ग्रो होते हैं। यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही स्कैंटी होता है, बहुत ही कम होता है। तो एक्सट्रीम जो है दोनों, भले ही वो कोल्ड डेजर्ट हो या फिर हॉट डेजर्ट हो, दोनों में ही जो है हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है। ये डेजर्ट इकोसिस्टम का एक ओवरव्यू है। डेजर्टिफिकेशन अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इशू है जिसके बारे में हमें बात करना है एनवायरनमेंट में वो है डेजर्टिफिकेशन। इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ अ बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ द लैंड विच कैन अल्टीमेटली लीड टू डेजर्ट लाइक कंडीशंस, यानी कि अच्छा खासा लैंड है लेकिन हमारे मिसयूज के वजह से उसे डेजर्ट बना दिया जा रहा है। तो अब इसके कॉजेस क्या हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिकली ये बस याद रखिएगा कि डेजर्ट नहीं है वो रीजन, यानी कि उसे डेजर्ट बनाया जा रहा है बिकॉज ऑफ एडवर्स एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन। कॉजेस पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन हद से ज़्यादा जब पड़ेगा तो लैंड डिग्रेडेशन होगा और लैंड डेजर्टिफिकेशन भी होगा। मान लेते हैं कि एक रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट हो रहे हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा फर्टाइल लैंड को आपने ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है, पॉपुलेशन का प्रेशर जो है वो ऑलरेडी आप रूरल एरिया को छोड़कर अर्बन में जा रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी यूज्ड लैंड को आप छोड़ रहे हैं। एंड अगेन अर्बन एरिया में भी जो कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है वहाँ पर और भी ज़्यादा लैंड का इस्तेमाल करना, वहाँ पर लैंड पर जो है और भी स्ट्रेस बढ़ेगा। इंक्रीज इन कैटल पॉपुलेशन, ओवर ग्रेजिंग का भी जो है हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, इसकी वजह से भी लैंड डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ना होना, हद से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व होना, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह के लिए। एंड अगेन डिफॉरेस्टेशन भी जो है वो डेजर्टिफिकेशन के लिए जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बन सकता है। तो इन सभी के लिए प्रॉब्लम, इन सभी एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए सबसे बेस्ट आंसर जो है वो है अफॉरेस्टेशन, यानी कि इट इज द प्लांटिंग और एडिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर वाज नेवर अ फॉरेस्ट और प्लांटेशन। दिस इज अ मेथड टू क्रिएट अ न्यू फॉरेस्ट। आप देख सकते हैं एक प्लांटेशन, एक अफॉरेस्टेशन की ड्राइव यहाँ पर चल रही है कि एक ऐसा बैरन लैंड लेते हैं या फिर एक ऐसा लैंड जहाँ पर फॉरेस्ट वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, आप खुद जो है वहाँ पर जाकर प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, उन्हें एडिक्वेट वाटर फैसिलिटी एक सर्टेन हद तक, जब तक कि वो सेल्फ सफिशिएंट ना हो, आप वहाँ पर उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि एक फॉरेस्ट जैसा आप वहां पर एक इकोसिस्टम बना सकें। इसे अफॉरेस्टेशन कहा जाता है। मोस्टली दुनिया भर में इसे एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि ये सभी डेजर्टिफिकेशन जो है, जो सभी ये डिफॉरेस्टेशन वगैरह के जो इश्यूज हैं, अर्बनाइजेशन के सभी इश्यूज जो है, तो जाहिर सी बात है कि फॉरेस्ट का एरिया इस्तेमाल होता है, लैंड पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें चाहिए कि कहीं दूसरी जगह पर जहाँ पर इंसानी इन्वॉल्वमेंट ना हो, हम यहाँ पर जितना भी फॉरेस्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही फॉरेस्ट हम यहाँ पर ग्रो करें, ताकि एनवायरनमेंट में और इकोलॉजी में जो एक संतुलन है, जो एनवायरनमेंट में जो एक बैलेंस है, उसे मेंटेन रखा जाए। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। हम आगे के चैप्टर्स में एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।